हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरिंदर सिंह और अपने पढ़ रहे थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या उसका प्रोसीजर था, कैसे बना था, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी। उसके बाद में अपने आज थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नए नए बिल्स आते, नए नए रूल्स आते, उस पर डिबेट होती है, उस पर चर्चा होती है, कौन सा पास करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने नाम सुना होगा, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, क्योंकि यही हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, वहाँ के चेयरमैन थे। ओके, अब इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नए नए रूल्स लेकर आने हैं, तो एक नए रूल्स को ड्राफ्ट करना है, तो इसके लिए एक और अलग से बनाई गई, जिसे बोलते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल थे 7 मेंबर्स। ओके, और इनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। आप सभी नाम सुना है, बाबा साहेब बोलते हैं इनको। ओके, तो इन सभी ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ओके, अब बारी आती है कि ये कैसे बना। तो अलग अलग लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे या ब्रिटिश रूल स्टेट्स थे, वहाँ से भी रिप्रेजेंटर आए थे, आपको बताया था मैंने। तो अलग अलग लोग थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें B.R. अंबेडकर भी थे, उसमें बहुत सारे मेंबर थे, बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर और लीडर्स थे हमारे। तो सभी के अलग अलग विचार थे, विचारों में मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, नई नई चीज़ें मिलती हैं सीखने में। तो सभी के अलग अलग विचार थे, अलग अलग थे। कोई बोल रहा था हम वो सिस्टम लेके आए, कोई वो लेकर आए। तो सभी आपस में बैठकर डिबेट करते, कंसल्ट करते और एक नई चीज़ ले आते जिसमें सभी राजी हों, सभी खुश हों। तो इसके बारे में अपने अब आगे पढ़ेंगे। प्रोसीजर के बाद हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसको फ्रेम कर रहे हैं, इसमें क्या रोल है इनहेरिटेंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स। अभी समझते हैं कैसे है। मतलब जो स्वाधीन आंदोलन हुए थे, इनहेरेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, उनसे हमें क्या मिला है। देखिए, जब हमारा देश ब्रिटिश रूल के अंदर था तो जनता अंग्रेजों से तंग थी, आपको पता ही है। तो वो कह रही थी कि हमें ये चाहिए, हमारी ये डिमांड है, अलग अलग डिमांड्स थी। तो उसके हिसाब से उन्होंने मूवमेंट लाए, अलग अलग आंदोलन चलाए। अब उन आंदोलनों में, उन मूवमेंट से अलग अलग मांगी थी। अब उनको ब्रिटिश से क्या चाहिए था? हमारे देश की जनता को जो आज़ाद होना चाहती थी, जो जिसको फ्रीडम चाहिए थी, उसको फ्रीडम क्यों चाहिए थी? उनको उनकी कुछ मांगे थी जो चाहती थी कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको दे। तो उनको क्या चाहिए था, इसके आधार पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स आए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सभी को, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जमींदार थे, समझिए, एक गवर्नमेंट है, एक नीचे फार्मर है, एक गवर्नमेंट है, एक नीचे है फार्मर। ओके, इनके बीच में थे जमींदार। हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी का वर्ड है। ओके, इसको अपने बोल देते हैं लैंडलॉर्ड्स। अब फार्मर जो किसान है, वो वैसे तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच में एक मीडिएटर थे जमींदार। इनसे वो तंग थे, ये लोग इनका शोषण करते थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इनसे इन्होंने लड़ना था, इसलिए मूवमेंट हो रहे थे। अपने देश में इंडस्ट्री खोलने, अलग अलग टाइप के मूवमेंट हो रहे थे। तो हर तबके की, हर क्लास की, हर कास्ट की, हर रिलीजन की, हर कम्युनिटी की एक अलग मांग थी। तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना था।
उसको फ्रेम करना था। ओके, तो इससे पता चलता है कि फ्रीडम मूवमेंट में जनता की जो जो मांगे थी, जो उनको चाहिए था ब्रिटिश रूल से, उन चीज़ों को भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना है। ये काम था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसी के अंदर जैसे आपकी बुक में बताया गया, जैसे बैकवर्ड क्लासेस थी, समझिए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, या माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जो लोग कम हैं, अल्पसंख्यक है, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैन है, ये सिखिज्म है, या मुस्लिम है, ये बाकी देश की आबादी की तुलना में माइनर है, कम है। बैकवर्ड जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको बोल देते हैं नीची जाति के लोग हैं, समझिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैकवर्ड क्लासेस या लो क्लासेस की बात करते हैं। पहले गांव में ये रूल था कि गांव का जो कुआं है, वेल है, जहाँ पर सारा गांव पानी भरता है, उस पर सारे लोग पानी नहीं भर सकते। जो छोटी जाति के लोग हैं उनके लिए कुआं अलग था। तो भेदभाव हो गया ना, तो वो लोग कह रहे हैं ये क्या है, गलत बात है, ये रही, इसको ठीक करो। इसके लिए आंदोलन हुए, इसके लिए संघर्ष हुए, तो उनको भी याद रखा गया, उन चीज़ों को भी शामिल किया गया। तो इसमें आता है अपने को एक राइट मिला है, राइट ऑफ इक्वालिटी, आपने पढ़ा ना, राइट ऑफ इक्वालिटी। तो इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ से अपने को इसकी प्रेरणा मिली कि इक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि पहले इक्वालिटी नहीं थी, इसके लिए आंदोलन हुए, इसके लिए मूवमेंट हुए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट देते हैं अपने इनहेरिटेंस के अलावा और क्या है। अब इनहेरिटेंस के अलावा कुछ रिजोल्यूशन थे। जब कभी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है, असेंबली है, जो कभी भी किसी मुद्दों पे विचार करती, बहस करती, डिबेट करती, तो जरूरी नहीं है कि जो मांगे, जो मुद्दे जनता ने उठाए हैं, सिर्फ उतने से ही संविधान, उतने से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो जनता को पता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, जो रूलिंग सिस्टम है, वो कैसा, फेडरल, यूनियन, पार्लियामेंट्री कैसा होना चाहिए, कोर्ट कैसे होना चाहिए, इन सभी के बारे में सभी लोगों को पता हो, जरूरी नहीं है। इन सभी के बारे में कोई मूवमेंट हुआ वो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमने पूरी दुनिया से सीखा। पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, वहाँ पर भी मूवमेंट हुए हैं, तो हमने वहाँ से सीखा और कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें लेकर आए, कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, उसके बारे में लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए। मतलब क्या है इसका मतलब है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, जो हमारा संविधान बनना है, उसका क्या दायरा होगा, वो क्या कुछ करेगा, उसके अंदर क्या पावर्स होगी, उन्होंने कुछ सजेस्ट किए। तो अपने देखते हैं उसके कारण उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया। सबसे पहले तो इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिया इज इंडिपेंडेंट sovereign and रिपब्लिक। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जो संविधान जिस देश का बन रहा है यानी इंडिया, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, वो किसी के ऊपर नहीं है और किसी के अंडर नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे आज़ाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले ही ये अपनी असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन इसको पता था कभी बात याद होगा, हमें फ्रीडम मिलेगी। इसने कहा कि जब फ्रीडम मिल जाएगी तब इंडिया इंडिपेंडेंस होगा ये, और इसके ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा, ठीक है। आगे सॉवरन होगा, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर कुछ नहीं है, सभी इसके अंडर आते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे प्राइम मिनिस्टर तक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे गवर्नेंस का कोई भी पार्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ये सभी से ऊपर है। और इंडिया क्या होगा, रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक मतलब यहाँ का जो हेड है वो यहाँ की जनता द्वारा चुना गया होगा, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर विधि का विधान होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने रेजोल्यूशन क्या था। नेक्स्ट लिखा कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ ईस्टर्न वाइल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट
outside British India and Indian states are willing to be a part of union। अब इसके बारे में अपनी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक है। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, अभी हुआ नहीं था, हो रहा था, तो भारत इंडिया डिवाइड हो गया 2 टुकड़ों में, पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया। भारत 2 टुकड़ों में टूट गया। उस समय जब आपको पता अंग्रेज आए थे तो इंडिया था, लेकिन ऐसे एक यूनियन नहीं जैसे आज है, वैसे नहीं था। अलग अलग प्रांत थे, स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ब्रिटिश रूल थे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था, यानी कि उसने क्या जो इंग्लैंड ने या बोलते ब्रिटेन ने जब इंडिया को फ्री करना था तो ऐसे ही फ्री नहीं करेगा वो। उसने वहाँ के को इंडिया कितना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा देश है, वहाँ पर भी एक पावर थी, उसको भी एक वायसराय लीड कर रहा था। तो इंडिया ने जब ब्रिटेन ने जब इंडिया को फ्री करना था, इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी थी, तो उसने इंश्योर करना था कि जो पावर का ट्रांसफर अच्छे तरीके से हो। देखो पावर है, कोई हेड कर रहा है, पावर का ट्रांसफर अच्छे तरीके से हो। इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन रहे हैं, ठीक है। और ये 2 देश बने कैसे? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शहर, राज्य थे, बहुत सारे स्टेट थे, बहुत सारे रूलिंग कंट्री, आइसलैंड भी थे जैसे लक्षद्वीप है। तो ब्रिटेन वाले थे जो ये रूल कर रहे थे, इन्होंने बोल दिया कि हम आपको फ्री कर देंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन उसके बाद होगा क्या? जो स्टेट्स इंडिया में जाना चाहते हैं वो इंडिया में जाओ, जो स्टेट पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाओ, और जो दोनों में नहीं जाना चाहते, फ्री रहना चाहते, वो फ्री रहो। ऐसे 3 टाइप हुए थे। तो फ्री तो कोई भी नहीं था, कुछ इंडिया में गए और कुछ गए पाकिस्तान में। वो आप लोगों को पता है, एक पाकिस्तान बन गया, और इधर जो बांग्लादेश आज है वो भी पाकिस्तान था पहले, ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में आ गया इंडिया, बन गया इंडिया। अब जो अगला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी के बारे में है कि जो इंडिया है वो बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब बहुत सारे स्टेट मिलकर उन्होंने अपने अंदर आम सहमति जताई भी, हाँ हम सभी एक कंट्री बनाएंगे। अकेले रहेंगे तो खतरा है, इतनी डेवलपमेंट में नहीं होगी, तो सभी इकट्ठे रहेंगे। वो अपने कभी आगे पढ़ेंगे कैसे इकट्ठे हो से भी वो। तो इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ओके। और यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलकर बना रहे हैं इंडिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर चलेगा, ये कहाँ पर काम करेगा? सबसे पहले सभी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो अपनी इच्छा से, अपनी विलिंग से इसके अंदर शामिल हो गए हैं, उन सभी पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, नंबर 1। दूसरा, ब्रिटिश रूल वाले भी कुछ और अलग, जो अलग से आकर इंडिया में शामिल हो रहे हैं, उन पर भी काम करेगा। तीसरा, जहां तक इंडिया का लैंड है, जहां तक इंडिया की जमीन है, अगर उस पर कोई रहता है तो उसके ऊपर भी वो काम करेगा। जैसे लक्षद्वीप है, ऐसे अपने आप इंडिया का मैप देखते हो नीचे से, ऐसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे बार बार ही है, देखा होगा आपने, ऐसे ही है। तो ये छोटे छोटे आइसलैंड है, ये इंडिया के ही है, बिलोंग्स टू इंडिया। तो यहाँ पर अगर कोई लोग रहते हैं तो वहाँ पर भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। ये नहीं कि यहीं तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, यहाँ तक चलेगा। इंडिया का अगर ये यहाँ तक एरिया है समुद्र के अंदर, सी के अंदर, तो वहाँ पर भी चलेगा, ओके। अगला देखते हैं, अगला रेजोल्यूशन क्या है। All people of India shall be guaranteed and secured social, economical and political justice, equality of status and opportunities and equality before law and fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality। इसका मतलब क्या है? अपने अभी किए थे फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर भी आया था कि भारत के, इंडिया के सभी लोगों को जो इसके अंदर आते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ उन पर बाउंड्री से लगाना नहीं है, उनको कुछ लिबर्टी भी देनी है। कोई आकर इंडिया में क्यों रहे, उनको एक अच्छा माहौल देना है, उनको देनी है फ्रीडम, लिबर्टी, वो अपने काम कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, कुछ बोलना है, दोस्त बनाने हैं, घूमना है, वो कर सके, ये उनको पावर देते हैं, ओके।
तो इस प्रकार ये हो गया। लास्ट टॉपिक है इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब ये देखते हैं क्या है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, मतलब कई इंस्टीट्यूट को अरेंज किया गया है। अब हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो पावर है वो कहीं एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। सेंट्रलाइज्ड है लेकिन एक तरीके से है, सिर्फ एक ही बंदे को सारी पावर मिल जाए ऐसी नहीं है। तो पावर को अलग अलग टाइप से बांटा गया है। जैसे ये तो नहीं हमारे जो सिर्फ जितना भी सारा सिस्टम है उसको सिर्फ एक ही बंदा लीड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर है स्टेट में, स्टेट का मतलब पूरे नेशन में, स्टेट एक जगह को बोलते हैं जहाँ पर एक गवर्नेंस होती है। हमारे पूरे देश में उनका हेड एक प्राइम मिनिस्टर है। हम जिस स्टेट में रहते हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश है, वो वहाँ का हेड वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हम जिस जगह में वहाँ पर भी एक नगर पालिका है या नगर परिषद है, वहाँ पर एक मेयर है, चेयरमैन है। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ का हेड एक सरपंच है ना। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट की गई है सभी को मिल जाए, ताकि ना तो पावर का गलत इस्तेमाल हो और एक अच्छे तरीके से। एक ही आदमी को देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो गलत कर देगा, सभी को देंगे तो काम सभी मिल बांट कर सकते हैं। एक तो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, और दूसरी बात क्या है, जो हमारा संविधान है वो किसी एक जगह से नहीं, एकदम से नहीं लिया गया। देखो, एक देश के लिए संविधान बनाना है तो उसको पूरा सोच समझ के बनाना था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के और देशों में भी है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, जर्मन में, आयरलैंड में, हर जगह है। तो सभी जगह से छोटे छोटे उनके पार्ट्स हैं वो बोरो किए गए। बोरो मतलब उनकी जो अच्छाइयाँ हैं। देखो, हर देश के संविधान में, हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। तो अपने क्या किया, किसी एक देश के संविधान को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करने की बजाय अलग अलग देशों के जो उनके अच्छे अच्छे गुण, हमने वहाँ से उनको चुन लिया। ठीक है, ये हमारे देश की खूबसूरती है संविधान की। जैसे हमें राइट्स हैं, हमारे राइट्स कहाँ से लगे हैं, हमें यूएसए से। अपने उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया है। इसका एग्जांपल लेते हैं। हम देखेंगे कि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया है। आप क्या सोचते हो, अलग अलग देशों से लेने से क्या फायदा हुआ? और अपने मन में सोचिए। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखिए, हर किसी आदमी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। अगर अपने सभी देशों से, अलग अलग देशों से उनकी अच्छी बातें ले रहे हैं तो ऑल ओवर वो अच्छी बातें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और वो हमें मिल रहा है। मतलब हमें वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब कौन से प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? देखो, किसी देश के एमरजेंसी पावर्स अच्छी हैं, किसी देश का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। जैसे हमारे देश में जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमने लिया है इंग्लैंड से। हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो सिंगुलर है, डबल नहीं है, जैसे अमेरिका में डबल है। हमारे देश में अगर अपने सिटीजन है तो अपने इंडियन है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और कुछ नहीं है। हम ये नहीं भी हम अगर राजस्थान में रहते हैं तो पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा, वहाँ पर भी वही देंगे, वहाँ पर भी वही ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। समझिए, अपने एक ही देश में है, कहीं भी घूम सकते हैं, जाने आने की रोक नहीं है। लेकिन यूएस है, जो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम हैं इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर एक देश बना लिया है, वो है अमेरिका। तो वहाँ पर कंट्री की, वहाँ के नेशन की अलग सिटीजनशिप है और वहाँ के स्टेट की अलग है। वो आदमी, अगर कोई आदमी मान लो रहता है कैलिफोर्निया में, तो वो एक तो वो कैलिफोर्निया का सिटीजन है, एक वो अमेरिका का, दो का है। अगर उसने कैलिफोर्निया से कहीं और जाना है तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अमेरिका से कोई आदमी, अमेरिका छोड़ो यानी कोई और कंट्री से जिसको वीज़ा लेना पड़ता है, कोई और कंट्री, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई आदमी इंडिया में आ रहा है
तो उसको इंडिया का वीज़ा मिल जाएगा। इंडिया का वीज़ा मिलने का मतलब है चाहे वो राजस्थान में जाए, चाहे वो यूपी में जाए, चाहे वो एमपी में जाए, वो फ्री है। लेकिन अगर अपने या पाकिस्तान का कोई आदमी अगर जाता है वो यूएसए में, तो उसको उस स्टेट की ही परमिशन मिलेगी, चाहे वो न्यूयॉर्क में गया है, चाहे वो कैलिफोर्निया में गया है, चाहे टेक्सास में गया है, चाहे कहीं भी गया है। अगर वो टेक्सास में गया है तो वो कैलिफोर्निया में नहीं जा सकता, उसके लिए उसको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अपना एक है। तो अपने जो सिटीजनशिप है वो अपने लिए ब्रिटेन से, पूरी कंट्री एक ही है। ओके, इसके अलावा अपने देखते हैं अभी अपने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने क्या सीखा है। वैसे बहुत सारे सभी यहाँ पर लिखने संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अपने कुछ इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो ब्रिटिश से अपने क्या सीखा है, सबसे पहले तो अपने यहाँ से लिए हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। जैसे अपने देश में है ना एक लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सिस्टम अपने वहाँ से लिया है। ओके, इसके अलावा हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, अपने वो भी वहाँ से ली है। इसके अलावा जो हमारी कोर्ट है, जो कोर्ट का सिस्टम है, हमने वो ब्रिटेन से लिया है। अब अमेरिका में अलग है। देखो अपने को मान लो कोर्ट का कोई फैसला पसंद नहीं आया, हम जाएंगे स्टेट की जो हाई कोर्ट है वहाँ जाएंगे। जैसे कोर्ट है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट होती है, अपने मान लो सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में अपने को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो अपने इसके खिलाफ ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं लगी तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ जा सकते हैं। ओके, और सुप्रीम कोर्ट को सारी पावर्स मिली हुई हैं, स्टेट्स की भी और नेशन की भी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, हाई कोर्ट की अलग पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट की अलग पावर्स है। जो राइट्स हाई कोर्ट के पास है वो सारे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे हैं लेकिन कुछ उनमें से नहीं है। ठीक है ना, अपने देश में सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अपने लिया है इंग्लैंड से। दूसरा अपने है, चलो देखते हैं अपने यूएसए से क्या लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से हमने क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से ली है, जो हमें सबसे ज़्यादा लिबर्टी देते हैं, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस चैप्टर के नोट्स आपको थोड़ा बाद में मिल जाएंगे, बाकी सभी चैप्टर्स के साथ साथ मिल जाएंगे आपको। ओके, कोशिश करूँगा स्क्रीन में जल्दी चढ़ा दूँ, मिल जाएंगे आपको। अब फंडामेंटल राइट्स अपने को क्या है, कुछ बुनियादी, कुछ फंडामेंटल, कुछ मौलिक अधिकार है, राइट्स है जो हमारे लिए जरूरी थे। देखो समाज में रहना तो कुछ आज़ादी, कुछ लिबर्टी, कुछ राइट्स तो चाहिए ना। यहाँ सिर्फ एक कैद की तरह रहना भी, हाँ कोई किसी को नहीं मार रहा, पुलिस है, ठीक है, इतने से काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कुछ चाहिए पावर्स, बातें करनी है, कोई ग्रुप बनाने हैं, ये कुछ चाहिए। तो ये या फिर अपने को कोई तंग ना करे, है ना, कुछ फंडामेंटल ये चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे राइट ऑफ इक्वलिटी, समझिए अपने पढ़ा है इसके बारे में, आगे भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यही है अगला चैप्टर राइट्स का है, सेकंड चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ इक्वलिटी है, फ्रीडम है, इसके अलावा जो एक्सप्लोटेशन है उसको ख़त्म करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राइट्स अपने को मिले हुए हैं, ये अपने को यहाँ से मिले हैं। अगला है अपने को रशिया। रशिया से हमें क्या मिला है, और रशिया से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, वो हमने ली है वहाँ से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे क्या कर्तव्य हैं। देखिए देश हमें, कंट्री हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन देश के प्रति हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो क्या हैं, जैसे हमने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारा मूवमेंट है, उनका सम्मान करना है। हमने, आप देखो जैसे भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो हमारे लिए कितने समय तक जेल बैठे थे, तो उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है। भी ठीक है, मान लेते हैं कि मतभेद हैं, कुछ लोग गांधी को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग भगत सिंह को अच्छा मानते हैं, ठीक है, लेकिन सम्मान सभी करना है। नीयत सभी की एक ही थी कि देश आज़ाद हो जाए, सपनों का भारत बने। जो ये लोग देखो भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं,
या जो भी अपने फ्रीडम फाइटर हैं, वो एक वेल सेटल्ड परिवार से थे। वो चाहते तो अपनी सारी लाइफ अच्छे से गुजार लेते हैं। हम लोग, हमारे पूर्वज गुलाम थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनकी अच्छी लाइफ थी, अच्छे स्टेटस था उनका, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ाद भारत में सांस ले सकें। मतभेद सभी में होते हैं, विचार सभी के अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बुरा कह दें, तो सभी का सम्मान करना हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा जैसे हमारा तिरंगा है, झंडा है, फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग, उसका सम्मान करना, जनगण मन है उसका सम्मान करना। कभी जनगण मन चल रहा है तो ऐसे सावधान खड़े हो जाएं, उनका सम्मान करें। अपने ही अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी करेंसी है उनका सम्मान करें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उनका सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो एक बना रहेगा संविधान। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होगी वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में भी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री जो मुझे लगती है वो थी जर्मनी। तो जर्मनी की खास बात क्या थी? वहाँ पर एमरजेंसी पावर्स बहुत अच्छी थी बाकी देशों की तुलना में। तो जो एमरजेंसी है वो हमने ली है जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या ली है? हमारी जो एमरजेंसी पावर्स है। ओके, अब एमरजेंसी का मतलब बहुत प्रकार से है। एमरजेंसी का मतलब कहीं पर वॉर हो गई, युद्ध लग गया तभी एमरजेंसी है। या फिर मान लो कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो गया, वहाँ भी एमरजेंसी है। अब एमरजेंसी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं लिखेंगे अभी। एमरजेंसी भी आपके सिलेबस में है, अपने डिटेल से पढ़ेंगे जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसके अंदर। ओके, आगे देखते हैं अपने आगे और क्या है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया अपने? यहाँ से लिए प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। देखो अपने इसके बारे में ऐसे चर्चा कर ली है, अधिकारों में भी आ गए हैं, हमारे राइट्स में आ गए हैं। फ्रेंच से हमें क्या मिली है? फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, वहाँ पर ये आई थी लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी। ठीक है, आगे इसके बारे में फिर करेंगे चर्चा अपने। वैसे हमने चर्चा कर ली इसके बारे में। अब लास्ट एक कर लेते हैं, और वैसे तो बहुत सारे हैं, अपने लास्ट लेकर लिख लेते हैं। एक है आयरलैंड। आयरलैंड से हमें जो चीज़ मिली वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिली है, वो है DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य के नीति निर्देश तत्व। मैंने शायद पहले इसके बारे में चर्चा की थी, थोड़ा एक बार फिर बताते हैं आपको क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जब देश आज़ाद हुआ, बड़े बड़े फ्रीडम मूवमेंट हुए, स्वाधीनता आंदोलन हुए, उसमें हर तबके के लोगों ने भाग लिया था। हर आदमी चाहता था कि देश आज़ाद हो, सपनों का भारत बने, था ना। तो आज़ाद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजों को वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद एक ऐसा अच्छा माहौल बने जिसमें रहने में मज़ा आए। ठीक है, तो DPSP उसी के बारे में बताता है। DPSP बताता है कि हाउ ए स्टेट शुड बी, हाउ स्टेट शुड बी, एक राज्य, एक स्टेट कैसा होना चाहिए। अब स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक स्टेट राजस्थान यूपी। स्टेट मतलब जहाँ पर गवर्नेंस काम कर रही है, चाहे वो पूरा इंडिया है, चाहे राजस्थान है, चाहे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, चाहे अपना एक छोटा सा गांव है, वो सभी स्टेट है। ओके, जहाँ पर गवर्नेंस काम कर रही है। तो एक स्टेट कैसा होना चाहिए? जैसे सभी के लिए अच्छे जॉब के अवसर हों, जॉब मिले सभी को इक्वालिटी मिले, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले। बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइट की थी, जो वहाँ के मूवमेंट में आई थी। अब वुमेन्स है, उनका काम क्या है? उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि हमको भी बराबर अधिकार मिले सोसाइटी के अंदर, तो उनको बराबर देना है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड के नीचे आते हैं, उनका भी मन था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, हमसे ऐसे टैक्स ले रहे हैं, बिना बात के लगान ले रहे हैं, फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, फिर भी वो टैक्स ले रहे हैं, तो इस चीज़ से उनको छूट चाहिए थी। तो इन सभी की अब सरकार ने कहा, इनको सरकार या जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारे साथ आओ, लड़ो, अंग्रेजों को बाहर निकालो, इनके खिलाफ मूवमेंट करते हैं। जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम तुम्हें तुम्हारे सारे राइट्स देंगे। ओके, तो अब ये स्टेट की ड्यूटी है
कि वो उनको आगे बढ़ाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है रिजर्वेशन, इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, गलत है या सही है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज, क्या है रिजर्वेशन। देखिए, जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश रूल था, उस वक्त रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन आपने देखा था जो लोग पहले से वेल सेटल्ड हैं उन्हीं के बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो बड़े लोग हैं, बड़े घरानों के लोग हैं या जो अमीर लोग हैं, उनको स्टडी करने का मौका मिल रहा है। छोटे लोग हैं जो मिडिल लो कास्ट के या जो छोटे लोग हैं, उनको तो कभी अवसर ही नहीं मिले आगे जाके पढ़ लें। अगर उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे जाके पढ़ने की, तो फिर वो करेंगे क्या? जो लोअर मिडिल क्लास थे, उनको कभी ऐसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, तो वो कैसे आगे इस सर्विस में आएंगे? मान लो किसी ने आईएएस बनना है, सिविल सर्विस में आना है, उस वक्त थी आईसीएस थी, उसमें जाना है, तो वो कौन लोग जाएंगे? तब रूल था कि कोई भी आदमी 21 ईयर की जो एज क्रॉस कर गया वो नहीं बन सकता। अब यहाँ पर 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था, आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, घर पर बैठ जाता था। तो कब वो मिले, कब वहाँ पर जाके ब्रिटेन में जाकर हाई एजुकेशन ले और वो बने, मिल नहीं सकती। तो मतलब यहाँ के जो आम लोग हैं वो तो आगे जाके आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब देश आज़ाद हो गया है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को भी आगे लेकर आए, इसलिए डीपीएसपी काम आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और आप लोग अब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पूरा का पूरा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक जगह समेट दिया गया है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ जरूर आएगा। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर स्टार्ट कर दें। अगला चैप्टर आपका जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में है। आपने चैप्टर को पहले थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि आगे समझने में आसानी हो। थैंक यू।